नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हेडलाइंस। भारत और मालदीव के बीच भ्रष्टाचार से निपटने न्यायपालिका, युवा व खेल के क्षेत्रों सहित कई समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने मालदीव को बताया निकटतम पड़ोसी और करीबी मित्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को करना होगा एक दूसरे का सम्मान। उल्लंघन करने पर कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक दिलाई जाएगी सजा। झारखंड में हो रही अवैध घुसपैठ के मामले पर शिवराज सिंह का हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना। कहा, लागू करेंगे एनआरसी। राज्य में रोटी, बेटी और माटी की रक्षा के मुद्दे पर होगा चुनाव। और मेडिसिन में 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में योगदान करने के लिए मिला पुरस्कार। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वामपंथी उग्रवाद पर लगाम लगाने से जुड़ी खबर की ओर। दरअसल एक बैठक हुई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में अमित शाह ने पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है तो नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। साथ ही अमित शाह ने मार्च 2026 तक सबके सहयोग से वामपंथी उग्रवाद से मुक्ति पाने का आह्वान किया। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके लिए नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ बहुस्तरीय रणनीति पर काम हो रहा है। इन राज्यों के साथ समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों के विकास में नक्सलवाद सबसे बड़ा रोल आ रहा है। गृह मंत्री ने साफ कहा कि नक्सलवादी हिंसा से मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खात्मे की ओर है। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है। समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों और इन राज्यों के डीजीपी ने हिस्सा लिया। राज्य सरकारों के साथ मिलकर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्यों की तरफ से कई सुझाव भी समीक्षा बैठक में रखे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभाव वाले क्षेत्रों में इनमें शामिल युवाओं को हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील भी की। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है,
मेरा उनसे आग्रह से विनंती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। गौरतलब है कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश भर में नक्सलवाद की कमर टूट गई है। इसके साथ ही नक्सलियों ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी किया है। मोदी सरकार की रणनीति के कारण वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में हिंसा में 72% की कमी आई है, जबकि वर्ष 2010 की तुलना में 2023 में मौतों में 86% की गिरावट आई है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में काफी कमी आई है। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब तक कुल 14,400 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं और लगभग 6,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ राज्य की नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता के लिए तारीफ भी की। प्रभावित राज्यों के सीएम से नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की हर माह समीक्षा करने का आग्रह भी किया गया। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस सब के बीच छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर 31 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। सुरक्षा बलों के जवान 12 किलोमीटर की चढ़ाई और नदी नालों को पार कर नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे। 48 घंटे में अब तक के सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और शीर्ष अधिकारियों के साथ आज दिल्ली में बैठक की। इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक ऐसे वक्त हुई जब कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में 31 नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलवाद के खतरे से प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान और प्रभावित क्षेत्रों में की गई विकास कार्यों पर चर्चा की गई। दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की और कहा कि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है। मैं जब छत्तीसगढ़ नई सरकार बनने के बाद 21 जनवरी को गया था, तब काफी डिटेल प्लानिंग छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के मिलकर किया था और 24-25 अगस्त को भी मैं गया। उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया। इस बीच छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों में से 23 की शिनाख्त हो चुकी है। इन पर 1,67,00,000 रुपए का इनाम घोषित है। इनकाउंटर में नक्सलियों के DKSZC कैडर की नीति उर्फ निर्मला भी मारी गई। उस पर 25 लाख का इनाम था। इस खूंखार महिला नक्सली ने अलग अलग मुठभेड़ में 60 से ज्यादा जवानों की हत्या की थी। नक्सल ऑपरेशन में DRG, CRPF, STF और बस्तर फाइटर्स के साथ दुर्गा और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो भी बराबरी से मुकाबला कर रही थी। महिला कमांडो के पास राइफल के साथ बुलेट्स और दूसरी जरूरतों के सामान मिलाकर करीब 12 किलो का वजन था। ये उन जगहों पर चल रही थी जहां रास्ते थे ही नहीं। मानसून के सीजन में यहाँ पे इंद्रावती नदी नाले सभी उफान पर रहते हैं। उस बीच में उस कठिनाइयों को क्रॉस करते हुए DRG की टीम आगे बढ़ी। कम से कम 20 से 25 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया और अबुझमाड़ का इलाका है तो जाहिर सी बात है घने जंगल पहाड़ को भी क्रॉस करते हुए
टीम ने घेराबंदी की। घेराबंदी में हमने चक्रव्यूह इस तरीके से प्लान किया जिससे कि जो माओवादी हैं वो उस चक्रव्यूह में फंस जाए और मैक्सिमम हमें रिजल्ट मिल सके। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। अभी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। नक्सली मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा के जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है और उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और जब से हम लोग सरकार में आए हैं करीब 9 महीने हुए हैं, लगातार मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस ऑपरेशन में लगभग 1500 जवान शामिल थे। सुरक्षा बलों की नक्सलियों से जिस जगह मुठभेड़ हुई वो इलाका दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और कांकेर जिले का बॉर्डर एरिया है। इस साल 2024 की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 से पहले देश के वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करना है, जिसके बाद से ही बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों ने नक्सल उन्मूलन अभियानों के तहत तेजी आई है। इस कड़ी में लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। अभी हम दूसरे राज्यों की ओर चलेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अब इंतजार हो रहा है नतीजों का। हरियाणा विधानसभा के 90 सीटों के लिए हुए चुनाव के लिए कल मतगणना है। जहां भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस एग्जिट पोल के अनुमानों से सत्ता वापसी के लिए आशान्वित है। सुचारू मतगणना के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन मुस्तैद। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी। हरियाणा की 90 सीटों के लिए 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान। भाजपा ने किया लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा। लोकसभा चुनाव में गलत साबित हुए थे एग्जिट पोल्स के अनुमान। हरियाणा चुनाव में खत्म नहीं हुई कांग्रेस की अंतर्कलह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आ रहे हैं। एग्जिट पोल्स कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और भाजपा काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है।
एग्जिट पोल्स के अनुसार पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस इस बार भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करने जा रही है। वहीं आप, जेजेपी और INLD तीनों मिलाकर भी दहाई का आंकड़ा पार करते नजर नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने CPM के साथ मिलकर 90 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक सीट CPM को दी। वहीं भाजपा ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ मिलकर कुल 78 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं INLD और बसपा ने कुल 86 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में हरियाणा का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन राज्य कांग्रेस यूनिट के विरोध के कारण गठबंधन नहीं हो सका और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ी। हरियाणा में कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य भी तगड़े मुकाबले में देखे गए। ऐसी ही सीटों के कारण कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हो जाते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्जिट पोल के अनुमानों से परे भाजपा की जीत का दावा किया है। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एग्जिट पोल्स के अनुमानों से कांग्रेस का जोश काफी हाई है और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी जीत का दावा किया है। बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले, मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन, नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की। लाडवा में भी कांग्रेस जीत रही है। इस बार हरियाणा चुनाव में कांग्रेस CM फेज से जूझती रही। भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट वितरण में सिर्फ अपनी चलाई और कुमारी शैलजा की उपेक्षा की, तो रणदीप सुरजेवाला ने भी बार बार अपनी CM पद की दावेदारी को पेश किया। कुमारी शैलजा के लिए हुड्डा समर्थक नेताओं द्वारा अभद्र टिप्पणी भी की गई, जिससे राज्य सहित पूरे देश के दलित समाज में गुस्सा देखा गया। कुमारी शैलजा कई दिनों तक चुनाव प्रचार से भी दूरी बना रही थीं, लेकिन आला कमान के मनाने के बाद वो सिर्फ अपने समर्थक उम्मीदवारों के प्रचार में ही पहुंची, तो रणदीप सुरजेवाला अपने गृह जिले कैथल से बाहर नहीं निकले। अब मतगणना से एक दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने CM पद की दावेदारी को लेकर कहा कि न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। अब भी यही कह रहा हूं, ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। बोलो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। इसके लिए 53 स्ट्रॉन्ग रूमों में EVM रखी गई हैं। EVM को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से EVM की सिक्योरिटी में 3 टायर सिक्योरिटी कॉर्डन है हमारा। पहला सिक्योरिटी कॉर्डन जो गेट है काउंटिंग सेंटर का, उससे 100 मीटर तक कोई पेडेस्ट्रियन नहीं आ सकता। दूसरा सिक्योरिटी कॉर्डन जो हमारा है वो गेट ऑफ द काउंटिंग हॉल पे, और तीसरा सिक्योरिटी कॉर्डन जो हमारा वो गेट ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूम पे है। तो इसमें CPF, हरियाणा आर्म्ड पुलिस और लोकल पुलिस अलॉन्ग विद द ड्यूटी मजिस्ट्रेट राउंड द क्लॉक हमने अपॉइंट किए हुए हैं। कैमरों की व्यवस्था लगभग की गई। हमारे यहाँ 4 स्ट्रॉन्ग रूम बने, 4 विधानसभा कंस्टिट्यूंसी हैं। 2 स्ट्रॉन्ग रूम हमारे कम्युनिटी सेंटर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, एक नॉर्थ साइड को, एक साउथ साइड को। ऐसे ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दूसरा जो शूटिंग रेंज है वहाँ पे भी एक नॉर्थ साइड को, एक साउथ साइड को, वहाँ भी 2 स्ट्रॉन्ग रूम बने। टोटल हमारे 4 स्ट्रॉन्ग रूम बने, जो कि चारों ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। 90 सदस्यों वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतगणना के बाद हो जाएगा और हरियाणा में जनता का जनादेश किसको मिलता है इसका पता चल जाएगा। और वहीं जम्मू कश्मीर में भी बम्पर मतदान के बाद कल मतगणना होगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं चुनाव। कई मायनों में ऐतिहासिक रहे ये विधानसभा चुनाव। ये रिपोर्ट देखिए।
टूट गया अलगाववाद की सियासत का चक्रव्यूह, जीता लोकतंत्र। कश्मीर में लोकतंत्र का नया अध्याय। आतंक के गढ़ रहे इलाकों में हुई बम्पर वोटिंग। चुनाव को हराम बताने वाले भी बोले भारतीय संविधान की जय। बुलेट पर भारी पड़ा बैलेट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हुआ 63% से ज्यादा मतदान। जम्मू कश्मीर चुनाव में हराम हलाल की भी हुई एंट्री। हराम हलाल को लेकर उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती में चले बयानों के तीर। सुचारू मतगणना के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग 3 चरणों में पूरी हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और जनता का जनादेश 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद पता चल जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की खुशहाली, शांति और सुरक्षा बहुत कुछ दांव पर लगा है। सुचारू मतगणना के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन, पीडीपी सहित कई क्षेत्रीय दल और निर्दलीय बड़ी मजबूती से इस बार चुनावी मैदान में डटे रहे। इसी कारण यहां इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनावों में मतदाताओं के उत्साह ने इस बार अलगाववाद की सियासत के चक्रव्यूह को तोड़ दिया और प्रदेश में लोकतंत्र की नई कहानी लिख दी। कठुआ से लेकर जम्मू तक और कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा तक सभी जिलों में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। जम्मू कश्मीर की जनता ने बम्पर वोटिंग करके मतदान के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले चुनाव को हराम बताकर बहिष्कार की राजनीति करने वाले लोग भी इस बार चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए। बड़ी संख्या में प्रतिबंधित जमात इस्लामी के लोग चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए और निर्दलीय के तौर पर चुनाव भी लड़ा। अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले, हिंसा, पत्थरबाजी और विरोध के नाम पर कश्मीर में खून खराबा कराने वाले नेताओं ने मुख्य धारा में शामिल होकर लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लोकतंत्र को सबसे अच्छा मंच मान लिया है। इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव में हराम हलाल की भी एंट्री हुई और इसको लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में बयानों के खूब तीर भी चले। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतते समय चुनाव को हलाल और हारते समय हराम कहती है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने मफाद के लिए सरकार बनाना चाहती है। जब सरकार बनती है कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन हलाल है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं इलेक्शन हराम है, जो इन्होंने 22 साल यहाँ राजकुमारी चलाई। जम्मू संभाग में अनुच्छेद 370 का निरस्त होना बड़ा मुद्दा रहा। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और वाल्मीकि समुदाय को पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार मिला तो कश्मीरी विस्थापितों के मतदान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। मतदान के पश्चात कई संस्थाओं द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के अनुसार जम्मू में भाजपा की बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया है, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़े दल के तौर पर उभर सकता है। बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रहे निर्दलियों और घाटी की छोटी छोटी पार्टियों के भी जीत की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं।
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आपको बिहार की ओर लिए चलते हैं और तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ एक विवाद यहां सामने आ रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। तेजस्वी का बंगला खाली करने के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने बंगला खाली करने से पहले कई महंगे सामान वहां से निकाल लिए। बिहार में अब डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली किया तो यहां का सामान भी साथ लेकर चले गए। बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल के तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। पटना के 5 देश रत्न मार्ग पर स्थित सरकारी आवास में पिछले कुछ समय तक पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रह रहे थे। ये आवास तेजस्वी को डिप्टी सीएम की हैसियत से मिला था। वो डिप्टी सीएम काफी समय से नहीं है तो संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से तेजस्वी यादव का आवास खाली करवा दिया गया है। बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी आवास से काफी सारा सामान गायब है। तेजस्वी यादव जी के द्वारा जब सरकारी बंगला खाली किया गया तो सरकारी संपत्ति को भी ले जाया गया। वाश बेसिन को पूरी तरह से उखाड़ के ले जाया गया है। उसकी जो टोटी होती है उसको उखाड़ के ले जाया गया है। एयर कंडीशंस को ले जाया गया। यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था, उस कोर्ट के पूरे जो मैट होते हैं उस मैट को रिमूव कर लिया गया, उखाड़ लिया गया है। जो वॉशरूम थे, वॉशरूम के अंदर से जो हैंडल्स होते हैं, टोटी होते हैं, उनको उखाड़ लिया गया है। महंगे जो सोफे थे उसको ले जाया गया यहाँ पे। बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने जो आवास खाली किया है उसमें से पलंग, सोफा, नल, टब समेत कई सामान गायब है। तेजस्वी यादव जी का ये चरित्र ही रहा है। उनके माता पिता का भी यही हाल था। जब बंगला खाली करते थे उसमें से सारा सामान उठा के लेके चले जाते थे। इसलिए कोई नई घटना नहीं घटी है। वो केवल अपने पारिवारिक कर्तव्यों का अनुसरण कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों के बाद पूर्व मंत्री और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने तेजस्वी से सवाल किया है कि पद से हटने के इतने दिनों बाद उन्होंने बंगला खाली क्यों किया। इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है। और जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके। बीजेपी जल्द ही भवन निर्माण विभाग की तरफ से दी गई सामानों की लिस्ट जारी करने की बात कह रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने इस आवास को खाली किया है। तेजस्वी के खाली किए गए सरकारी आवास में वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के शिफ्ट होने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राज्यों की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।